हेलो स्टूडेंट, आज हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे और इनसे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उसकी भी चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ और इनके बारे में पढ़ेंगे। 5 मई 1818 को पर्सिया, जर्मनी के राइनलैंड नामक प्रांत में जन्म हुआ। इनके पिता उदारवादी वकील थे। 1834 से 1836 ब्रान विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन, तत्पश्चात बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन, जहां युवा हेगेलियंस से प्रभावित। अब ये 1834 से 1836 तक ब्रान विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किए। उसके बाद बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन किए। 1841 में जेना विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट का शोध पत्र पूरा किया। तब इन्होंने शोध पत्र कब पूरा किया? तो 1841 में किया। किस विषय पर इन्होंने शोध पत्र किया? तो दर्शन शास्त्र पर इन्होंने शोध पत्र पूरा किया। 1843 में जेनी वान वेस्टफेलेन से विवाह कर पेरिस में बस गए। अब इनका विवाह कब हुआ कार्ल मार्क्स जी का? तो कार्ल मार्क्स जी का विवाह 1843 में हुआ। किसके साथ हुआ? तो जेनी वान वेस्टफेलेन से हुआ। विवाह होने के बाद ये कहाँ पर बस गए? तो विवाह होने के बाद ये पेरिस में बस गए। 1844 पेरिस में फ्रेडरिक एंगेल्स से मुलाकात हुई इनकी, और ये जीवन पर्यंत इनकी मित्र बने रहे। अब इनकी मित्र कौन से हैं? तो इनके मित्र फ्रेडरिक एंगेल्स हैं। अब इनकी मुलाकात कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मुलाकात पेरिस में हुई थी। (1843) इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन द्वारा इनको संगठन के लक्ष्य तथा उद्देश्य का दस्तावेज तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया। अब इन्हें किसके लिए आमंत्रित किया गया? तो एक दस्तावेज तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया। किसके द्वारा आमंत्रित किया गया? तो इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन द्वारा इन्हें आमंत्रित किया गया। यह मार्क्स तथा एंगेल्स द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया। अब ये जो दस्तावेज है किसके द्वारा लिखा जाता है? तो कार्ल मार्क्स तथा उनके जो मित्र हैं उनके द्वारा लिखा जाता है, तथा इसका प्रकाशन मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से हुआ। अब इसका प्रकाशन किसके नाम से हुआ? तो इसका प्रकाशन जो है मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से हुआ 1948 में। 1949 देश निकाला, मृत्यु पर्यंत इंग्लैंड में निवास। अब इन्हें देश से निकाल दिया जाता है। पहले ये पेरिस में रहते हैं, पेरिस की सरकार इन्हें निकाल देता है अपने देश से। उसके बाद ये इंग्लैंड में निवास करते हैं। 1852 द एथिट ब्रूमायर ऑफ लुई बोनापार्ट का प्रकाशन, ये पुस्तक का प्रकाशन करते हैं। 1859 द कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का प्रकाशन करते हैं। उसके बाद 1867 कैपिटल प्रथम खंड प्रकाशित। इनकी एक और पुस्तक है ये कैपिटल प्रथम खंड। एक कैपिटल जो है इसके 3 खंड है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय खंड है। 1881 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। इनकी पत्नी का नाम जेनी वान वेस्टफेलेन है, जिसकी मृत्यु 1881 में हो जाती है। 1883 मार्क्स का निधन तथा लंदन हाईगेट सिमेट्री में दफनाए गए। अब आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि मार्क्स का निधन कब हुआ? तो 1883 में हुआ। निधन के बाद इन्हें कहाँ पर दफनाया जाता है? तो निधन के बाद इन्हें लंदन हाईगेट सिमेट्री में दफनाया जाता है। अब इनसे जो संबंधित प्रश्न है उस प्रश्न को करेंगे। पहला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने समाजशास्त्र में कौन से संकल्प दिए हैं? अब इसका आंसर होगा कि कार्ल मार्क्स ने
समाजशास्त्र में कई सारे संकल्प दिए हैं। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा है ऐतिहासिक भौतिकवाद, तीसरा सामाजिक भौतिकवाद, चौथा अलगाव, पांचवा अतिरिक्त मूल, छठा है समाजवाद इत्यादि जैसे संकल्पनाएं दिए हैं। दूसरा प्रश्न है मार्क्स के अनुसार संसार में कौन से दो वर्ग होते हैं। मार्क्स ने बताया है कि संसार में दो प्रकार के वर्ग होते हैं, पूंजीपति वर्ग तथा श्रमिक वर्ग होते हैं। इन दोनों वर्ग में हमेशा संघर्ष होता रहता है, इसके विषय में मार्क्स ने बताया है। तो पूंजीपति वर्ग वह वर्ग होता है जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है। जो उत्पादन के साधन होते हैं उसके मालिक पूंजीपति वर्ग होते हैं तथा अपनी संपदा के बल पर श्रमिक का शोषण करते हैं। और जो पूंजीपति होते हैं अपनी संपदा के बल पर या संसाधन के बल पर श्रमिक पर शोषण करते हैं। श्रमिक वर्ग वह होता है जिसके पास उत्पादन के साधन का अभाव होता है तथा जो अपनी आजीविका अपना श्रम बेचकर कमाता है। अब जो श्रमिक वर्ग होते हैं उनके पास उत्पादन के साधनों का अभाव होता है और अपनी जीविका अपने श्रम बेचकर कमाते हैं। अगला प्रश्न है समाजवाद का अर्थ बताइए। अब इसमें समाजवाद का अर्थ बताना है। तो मार्क्स ने समाजवाद का क्या अर्थ बताया है। मार्क्स के अनुसार एक समय ऐसा आएगा जब श्रमिक वर्ग अपने शोषण का अंत करने के लिए पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्रांति करेगा। जो श्रमिक वर्ग है वो पूंजीपति वर्ग के लिए क्रांति करेंगे तथा उसकी सत्ता का उखाड़ फेंकेंगे और उसकी सत्ता को खत्म कर देंगे। जब श्रमिक वर्ग के शासन की स्थापना की जाएगी और उस समय श्रमिक वर्ग के शासन की स्थापना दी जाएगी जिससे कोई वर्ग नहीं होगा। हर एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार मिलेगा तथा उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार होगा या समाजवाद होगा या इसे समाजवाद कहते हैं। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है ये वर्ग संघर्ष क्या होता है। अब वर्ग संघर्ष क्या होता है। जो श्रमिक और पूंजीपति वर्ग के बीच में युद्ध होता है या विद्रोह होता है इसे वर्ग संघर्ष कहा जाता है। आंसर में देखते हैं मार्क्स के अनुसार समाज में पूंजीपति तथा श्रमिक वर्ग होते हैं। मार्क्स ने बताया है कि समाज में पूंजीपति तथा श्रमिक वर्ग होते हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। पहला वर्ग अपने संसाधनों की सहायता से दूसरे पर हर एक प्रकार से शोषण करता है। पहला वर्ग जो है वो अपने संसाधनों के कारण दूसरे वर्ग पर शोषण करता है तथा दूसरा वर्ग अधिक से अधिक पैसा प्राप्त करना चाहता है और दूसरा वर्ग जो है श्रमिक वर्ग है अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता है ताकि वह अपना तथा अपने परिवार का पेट पाल सके और वह अपना तथा अपने परिवार का पेट पाल सके। इस कारण दोनों वर्गों में संघर्ष चलता रहता है और इसी कारण दोनों वर्ग में संघर्ष चलता रहता है जिसे वर्ग संघर्ष कहा जाता है। इसे वर्ग संघर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है पांचवा मार्क्स द्वारा लिखित 3 पुस्तकों के नाम दें। अब मार्क्स ने कौन से पुस्तक लिखे हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। पहला पुस्तक है द होली फैमिली, ये 1845 में लिखे हैं। दूसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसका प्रकाशन 1848 में हुआ है। तीसरा पुस्तक है द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, इसका प्रकाशन 1850 में हुआ है। तीसरा पुस्तक है दास कैपिटल फर्स्ट पार्ट, इसका प्रकाशन 1867 में हुआ है। अब इससे संबंधित प्रश्न आगे देखेंगे। पहला प्रश्न है मार्क्स के अनुसार वर्ग क्या होता है। अब मार्क्स ने वर्ग कितने बताए हैं। तो मार्क्स ने वर्ग को 2 तरह के बताए हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। अब इसमें मार्क्स के अनुसार लेनिन ने परिभाषा दी है कि वर्ग क्या होता है। लेनिन की परिभाषा लेनिन ने मार्क्स के वर्ग की परिभाषा दी है और कहा है वर्ग लोगों के ऐसे बड़े बड़े समूहों को कहते हैं जो सामाजिक उत्पादन के इतिहास की ओर निर्धारित किसी पद्धति में अपनी अपनी जगह की दृष्टि से उत्पादन के साधनों के साथ साथ अपने संबंध से अधिकतर मामलों
में कानून द्वारा निश्चित व निरूपित होने की जगह से व मेहनत के सामाजिक संगठन में अपनी भूमिका की नज़र से वह फलस्वरूप सामाजिक संपत्ति के जितने भाग के वह मालिक होते हैं, उसके परिणाम व उसके प्राप्त करने के तौर तरीके की नज़र से एक दूसरे से अलग होते हैं। ये लेनिन की परिभाषा है। इससे चाहे आप लोग नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी वर्ग क्या होता है? अब पूंजीवादी वर्ग क्या होता है, इसका मार्क्स ने परिभाषा दी है, इसके मार्क्स ने अपना धारणा दिया है, इससे संबंधित मार्क्स ने अपना विचार दिया है। इनके अनुसार समाज में एक ऐसा वर्ग होता है जिसके पास उत्पादन साधन होते हैं। समाज में एक ऐसा वर्ग होता है जिसके पास उत्पादन के साधन होते हैं। वह सभी उत्पादन के साधनों का मालिक होता है। वह अपने उत्पादन के साधनों की सहायता से अन्य वर्गों का शोषण करता है। अब वह उत्पादन के साधनों के कारण अन्य लोगों पर शोषण करता है। इन उत्पादन की सहायता से वे और पैसा कमाते हैं। जो पूंजीपति होते हैं उत्पादन के साधन के कारण अधिक पैसा कमाते हैं और अमीर हो जाते हैं। इस पैसे व उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के कारण आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं और जो पूंजीपति हैं आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं। यह एक प्रगतिशील वर्ग होता है और यह प्रगतिशील वर्ग होता है जो थोड़े समय में शक्तिशाली उत्पादन शक्ति का मालिक हो गया और ये थोड़े ही समय में शक्तिशाली और उत्पादन के मालिक हो जाते हैं। वह यहाँ आकर यदि उन्नत को रोकते हैं व मजदूर वर्ग का शोषण करते हैं, तो एक दिन आएगा जब मजदूर वर्ग इस वर्ग की सत्ता को उखाड़ फेंकेगा व समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे। एक ऐसा समय आएगा कि मजदूर वर्ग क्रांति करेंगे और जो पूंजीपति वर्ग है उसकी सत्ता को समाप्त करेंगे या खत्म करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इनसे संबंधित कौन सा अगला प्रश्न बनता है। मजदूर वर्ग क्या होता है? अगला प्रश्न है, मजदूर वर्ग क्या होता है? अब मार्क्स के अनुसार मजदूर वर्ग क्या होता है? मार्क्स के अनुसार समाज में दो वर्ग होते हैं, पूंजीपति व मजदूर वर्ग। पूंजीपति वर्ग को उद्योगपति भी कहते हैं, मजदूर वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहते हैं, मजदूर वर्ग कहते हैं, श्रमिक वर्ग कहते हैं। इस मजदूर वर्ग के पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व नहीं होता है। जो मजदूर वर्ग होते हैं वह उत्पादन के साधन के स्वामित्व नहीं होते हैं। इसके पास कोई पूंजी पैसा नहीं होता है। मजदूर वर्ग जो होते हैं उनके पास ना कोई पूंजी होता है ना कोई पैसा होता है। इसके पास अपनी रोजी कमाने के लिए अपना मेहनत बेचने के अलावा और कोई तरीका नहीं होता है। और जो मजदूर होते हैं वो अपनी रोजी कमाने के लिए मेहनत करते हैं। वह हमेशा पूंजीपति वर्ग के हाथों से शोषित होता है और जो मजदूर वर्ग हैं पूंजीपति वर्ग के हाथों से हमेशा शोषित होते हैं। पूंजीपति वर्ग हमेशा इनसे अधिक काम लेता है और जो पूंजीपति वर्ग हैं मजदूर वर्ग से अधिक काम लेते हैं। वह कम से कम पैसा देते हैं और मजदूर वर्ग को कम से कम पैसा देते हैं। इसकी मेहनत ही अतिरिक्त मूल्य का उत्पादन करती है तथा इसको पूंजीपति वर्ग ही रखता है। इस शोषण के कारण ही मजदूर वर्ग और गरीब होता जाता है। इसी कारण मजदूर वर्ग जो है और गरीब होता जाता है। एक दिन दोनों वर्ग में संघर्ष छिड़ जाएगा और दोनों वर्ग में संघर्ष छिड़ जाएगा। अंत में मजदूर वर्ग पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकेगा, वह समाजवादी समाज की स्थापना करेगा और जो मजदूर वर्ग है पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकेगा और समाज में समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे। अगला प्रश्न है, पूंजीवाद किसे कहते हैं? मार्क्स के अनुसार मार्क्स पूंजीवाद के विषय में यह कहते हैं कि पूंजीवाद शोषण का कारण बनती है। जो पूंजीवाद है यह शोषण का कारण बनती है। पूंजीवादी हमेशा ही मजदूरों व गरीबों की आर्थिक रूप से लूटते रहते हैं। मजदूर को आर्थिक रूप से लूटते रहते हैं। मजदूर से अधिक काम लिया जाता है और उन्हें पूरी मजदूरी नहीं दी जाती और मजदूर से अधिक काम लिया जाता है और उन्हें पूरी मजदूरी नहीं दी जाती है।
मजदूरों के अतिरिक्त मूल्य को पूंजीवादी हड़प कर जाते हैं, और जो मजदूर के अतिरिक्त मूल्य होते हैं उन्हें पूंजीवादी लोग जो होते हैं हड़प लेते हैं। उन्हें निश्चित समय से अधिक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, और जो मजदूर होते हैं उन्हें निश्चित समय से ज़्यादा काम करने के लिए मजबूर किया जाता है कि इतने समय में आपको इतना काम करना है। गरीबों की आर्थिक अव्यवस्था का लाभ उठाकर उन्हें जीवन जीने के लिए पूरी मजदूरी भी नहीं दी जाती, और मजदूर जो होते हैं उन्हें पूरी मजदूरी भी नहीं दी जाती है। यह स्थिति आने पर सारे मजदूर इकट्ठे होंगे तथा पूंजीवाद को उखाड़ फेंकेंगे। सभी मजदूर इकट्ठे होकर पूंजीवाद को खत्म करेंगे या उखाड़ फेंकेंगे। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का वर्णन करो। मार्क्स ने क्या सामाजिक सिद्धांत दिए हैं, इसका वर्णन करना है इसमें। मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन कुछ नियमों के अनुसार होते हैं। मार्क्स के जो सामाजिक परिवर्तन है इसके कुछ नियम होते हैं। किसी काल्पनिक, विश्वासात्मक या आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा नहीं होते। ये जो सामाजिक परिवर्तन है ये काल्पनिक नहीं होते हैं, विश्वासात्मक नहीं होते हैं, आध्यात्मिक शक्ति नहीं होते हैं। इस नियमों के अनुसार एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था दूसरी जगह ले लेती है। एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जो है दूसरे की जगह ले लेती है। मार्क्स के अनुसार समाज अपने जीवन की जरूरी वस्तुओं की पूर्ति के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। मार्क्स के अनुसार जो भी व्यक्ति है अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। अपने जन्म के समय मानव जिस तरह के उत्पादन के साधन समाज में विरासत से प्राप्त करता है उन्हें ही प्रयोग करते हुए वह उसमें परिवर्तन करता रहता है ताकि उसकी मेहनत ज़्यादा उत्पादन व कम दुख देने वाले हों। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें अपनी विरासत से प्राप्त होती है, अपने पूर्वज से प्राप्त की जाती है, उसमें लोग मेहनत करके अधिक उत्पादन करते हैं। जैसे जैसे उत्पादन के साधन बदलते जाते हैं सामाजिक आर्थिक आकार में परिवर्तन होता जाता है। अब जैसे जैसे उत्पादन के साधन में परिवर्तन होते रहते हैं सामाजिक आर्थिक में परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि पहले खेती करने के लिए बैल या हल की ज़रूरत होती थी, उसी प्रकार अब खेती करने के लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है जिससे फसल का उत्पादन अच्छा होता है। अब जैसे जैसे समाज में परिवर्तन हो रहा है, भौगोलिक स्थिति बदल रही है, वैसे वैसे लोगों के उत्पादन क्षमता भी अलग हो रहा है, बढ़ रहा है। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के साथ ही उत्पादन के संबंधों में भी परिवर्तन आ जाते हैं। मतलब जब उत्पादन के साधन में परिवर्तन होते हैं तो लोगों के संबंध में भी परिवर्तन होने लगते हैं। जैसे लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं, लोग के सामाजिक संबंध में भी परिवर्तन होते हैं। पहले लोग एकांकी संयुक्त परिवार में रहते थे, अब लोग एकांकी परिवार में रहने लगे हैं तो सामाजिक संबंध में भी परिवर्तन होने लगा है। संपूर्ण संरचना ही बदल जाती है और संपूर्ण संरचना जो है बदल जाती है। इसलिए मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के विकास का मुख्य व अंतिम कारण उत्पादन के भौतिक हालात होते हैं। मार्क्स के अनुसार परिवर्तन उत्पादन व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होते हैं। भौगोलिक स्थितियां, जनसंख्या बढ़ोतरी व और कारक का मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है, परंतु यह कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण कारक उत्पादन प्रणाली है। अगला प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो पेपर में। कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में बताइए। या इसका दूसरा प्रश्न बनता है अथवा लग के आता है, वर्ग संघर्ष क्या होता है? मार्क्स के द्वारा दिए गए वर्ग संघर्ष की चर्चा करो या सिद्धांत की चर्चा करो। ये कई तरह से प्रश्न बन के आएंगे। इसका आंसर है कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया वर्ग संघर्ष का सिद्धांत
उनकी एक अनुपम रचना है। इसलिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। सबसे पहले हमें पता करना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग दो प्रकार के होते हैं, पूंजीपति वर्ग होते हैं और श्रमिक वर्ग होता है। मार्क्स के वर्ग की व्याख्या के आधार पर लेनिन के वर्ग की परिभाषा दी है। अब मार्क्स के परिभाषा के आधार पर लेनिन ने परिभाषा दी है। लेनिन के अनुसार ये परिभाषा है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। वर्ग लोगों के बड़े बड़े समूहों को कहते हैं जो सामाजिक उत्पादन के इतिहास की तरह से निर्धारित किसी पद्धति में अपनी अपनी नज़र से उत्पादन के साधनों के साथ अपने संबंधों की नज़र से, श्रम के सामाजिक संगठन में भूमिका की नज़र से तथा परिणाम स्वरूप सामाजिक संपत्ति के जितने भाग के वह मालिक होते हैं इसके परिणाम में तथा इसको प्राप्त करने के तौर तरीके की नज़र से एक दूसरे से अलग होते हैं। ये लेनिन की परिभाषा है। इस तरह वर्ग से मार्क्स का अर्थ उन जनसमूहों से है जिसकी परिभाषा उत्पादन की प्रक्रिया में उनकी भूमिका के साथ की जा सकती है। अब ये इनकी परिभाषा है। अब इसे सरल शब्दों में देखते हैं कि सरल शब्दों में क्या है। वर्ग ऐसा व्यक्तियों के समूह को कहते हैं, वर्ग ऐसे व्यक्तियों के समूह को कहते हैं जो अपनी जीविका एक ही तरीके से कमाते हैं, जो अपनी जीविका एक ही तरीके से कमाते हैं। वर्ग का जन्म उत्पादन के तरीकों के आधार पर होता है। वर्ग का जन्म जो है उत्पादन के तरीकों के आधार पर होता है। जैसे जैसे उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आता है पुराने वर्गों की जगह नए वर्ग ले लेते हैं, मतलब पुराने वर्ग जो होते हैं उसकी जगह नए वर्ग ले लेते हैं। मार्क्स के अनुसार अब तक 4 प्रकार के समाजों में 2 प्रकार के वर्ग रहे हैं। पहला है आदिम सामुदायिक समाज में वर्ग, दूसरा है गुलामी वाले समाज में वर्ग, तीसरा है सामंती समाज में वर्ग, चौथा है पूंजीवादी समाज में वर्ग। अब ये वर्ग 2 प्रकार के होते हैं। पूंजीपति वर्ग होता है, दूसरा श्रमिक वर्ग होता है। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक प्रकार के समाज में 2 वर्ग होते हैं तथा इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष चलता रहता है और दोनों वर्गों के बीच संघर्ष चलता रहता है। पहला वर्ग वह होता है जिसके पास उत्पादन के सभी साधन होते हैं। जो धनी वर्ग होते हैं उन्हें पूंजीपति वर्ग कहा जाता है। अब पूंजीपति वर्ग किसे कहते हैं? जिसके पास उत्पादन के साधन होते हैं, जो मालिक होता है, जो धनी होता है, उसे पूंजीपति वर्ग कहते हैं। दूसरा वर्ग वह होता है जिसके पास उत्पादन के साधन नहीं होते, जो गरीब वर्ग होता है, उसे मजदूर वर्ग कहते हैं। मतलब जिसके पास उत्पादन के साधन नहीं है, जो गरीब है, उसे मजदूर वर्ग कहते हैं। पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग कहते हैं। अब पूंजीपति वर्ग जो है उन्हें शोषक वर्ग कहते हैं तथा मजदूर वर्ग को शोषित वर्ग कहते हैं। अब प्रश्न में पूछा जाए कि शोषक वर्ग किसे कहते हैं या शोषित वर्ग किसे कहते हैं, तो शोषक वर्ग जो होते हैं पूंजीपति वर्ग होते हैं और शोषित वर्ग जो होते हैं मजदूर वर्ग होते हैं और पूंजीपति वर्ग जो होते हैं शोषक वर्ग होते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग अपने पैसों के बल पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी कर लेते हैं तथा मजदूर को उन फैक्ट्रियों में काम देता है और वह उन मजदूरों से ज़्यादा काम लेता है तथा कम से कम मजदूरी देता है। अब जो ये मालिक होते हैं ये क्या करते हैं, मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा काम लेते हैं और कम से कम मजदूरी देते हैं। कम पैसा मिलने के कारण मजदूर वर्ग को मुश्किल से 2 वक्त का खाना नसीब होता है। अब जो मजदूर होते हैं इन्हें कम पैसा मिलता है जिसके कारण वह 2 वक्त की रोटी खाना नसीब होता है। वह सारा जीवन संघर्ष करता रहता है। जो मजदूर होते हैं सारा जीवन संघर्ष करते रहते हैं तथा इसके कारण मर भी जाते हैं। पूंजीपति जो पूंजी लगाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता है, जो पूंजीपति होते हैं पूंजी लगाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करते, सारा लाभ तथा अतिरिक्त मूल्य स्वयं ही रखते हैं और जितना लाभ होता है अतिरिक्त मूल्य होता है वह स्वयं रखते हैं, जिस कारण वह दिन प्रतिदिन अमीर होता जाता है और पूंजीपति लोग दिन प्रतिदिन अमीर होते जाते हैं तथा मजदूर वर्ग गरीब से गरीब होता जाता है और मजदूर वर्ग जो है गरीब से गरीब होता जाता है।
मार्क्स के अनुसार निजी संपत्ति ही शोषण की जड़ है। मार्क्स ने कहा है कि जो निजी संपत्ति है यही शोषण की जड़ है तथा इसके कारण ही प्रत्येक क्षेत्र में समाज में दो मुख्य वर्ग होते हैं और इसी कारण समाज में दो मुख्य वर्ग होते हैं। शोषक वर्ग के हाथों में उत्पादन के साधन होते हैं तथा शोषित वर्ग के पास उत्पादन के साधन नहीं होते हैं और जो शोषित वर्ग होता है श्रम बेचने के अतिरिक्त कुछ नहीं करता है और ये श्रम बेचने के अतिरिक्त कुछ नहीं करता है। इस शोषण के कारण दोनों वर्गों में संघर्ष होता रहता है। इसी कारण दोनों वर्ग में संघर्ष होता रहता है जिसे मार्क्स ने वर्ग संघर्ष कहा है। पूंजीपति ज्यादा काम लेकर कम परिश्रम देना चाहता है तथा मजदूर अपने काम के ज्यादा से ज्यादा पैसा लेना चाहता है। पूंजीपति नहीं देना चाहता, मजदूर जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा लेना चाहता है, पूंजीपति जो है पैसा नहीं देना चाहता है। इसलिए दोनों वर्ग में संघर्ष चलता रहता है। एक ऐसा समय आएगा जब दोनों वर्गों में संघर्ष अंतिम रूप से आ जाएगा। मजदूर वर्ग क्रांति कर देगा और जो मजदूर वर्ग है क्रांति करेगा, वह क्रांति करके पूंजीवाद को खत्म करने की कोशिश करते हैं और पूंजीवाद को खत्म करने की कोशिश करते हैं तथा यह क्रांति बल के ऊपर आधारित होती है और ये क्रांति जो है बल के ऊपर आधारित होती है। मजदूर तथा पूंजीपति के मध्य पिछड़े वर्ग संघर्ष का अंत पूंजीवाद के समाप्त होने से होगा। उस समय उत्पादन के साधनों पर समाज का उत्पादन पर लगे प्रतिबंध हल हो जाएंगे तथा उत्पादन के साधनों सभी साधन मजदूर वर्ग के हाथ में आ जाएंगे। जो साधन होंगे ये मजदूर वर्ग के हाथ में आ जाएंगे। पूंजीपति वर्ग समाप्त हो जाएगा तथा समाज में कोई वर्ग ही नहीं रहेगा। इस तरह मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष के साथ क्रांति होगी तथा वर्गों का अंत हो जाएगा। इस समय साम्यवाद तथा समाजवाद आ जाएगा तथा सभी को उनकी आवश्यकता तथा योग्यता के अनुसार मिलने लग जाएगा। इस प्रकार समाजवाद में वर्गहीन समाज का निर्माण किया जाएगा और समाज में वर्गहीन समाज का निर्माण किया जाएगा। धन्यवाद।